हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करवाई जाए। तो आज से जो है वो हम अपने चैनल डिफेंस पॉइंट पे जो है एसएससी जीडी एग्ज़ाम की भी तैयारी शुरू कर रहे हैं। इसके साथ ही जो है आपको कोस्ट गार्ड के नवंबर और दिसंबर बैच की भी तैयारी शुरू करवा दी जाएगी एक दो दिन में। तो चैनल पर जो है आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। तो इस वीडियो में जो है आप लोगों को एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस के कुछ टॉप और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि धारिता सी, आवेश क्यू और विभव V के बीच में जो है इनमें से कौन सा संबंध सत्य है। तो देखिए, अगर बात की जाए धारिता, आवेश और विभव के बीच में संबंध की, तो इनके बीच जो संबंध होता है वो होता है Q = CV। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, Q = CV। अब इसको थोड़ा समझिए। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी चालक की धारिता जो है वो उस विद्युत आवेश के बराबर होती है जो कि उस चालक के विद्युत विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब दो प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनमें क्या समान रहता है। ठीक है, तो देखिए, जब भी दो प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में यानी कि समानांतर क्रम में जब संयोजित किया जाता है तो उनमें विद्युत विभवांतर जो होता है वो समान रहता है, यानी कि नियत होता है। लेकिन उनमें जो धाराएं बह रही होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर समान रहेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को। अनअकैडमी के द्वारा 2 नए कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं एनडीए और नेवी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जो कि आपके होने वाले हैं विराट नेवी और एमएनडीए। ये दोनों बैच जो है आपके 29 सितंबर यानी कि आज से शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग एनडीए एग्ज़ाम या फिर इंडियन नेवी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इन कोर्सेज में ज़रूर से इनरोल कर लीजिएगा। डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप लोग इन एग्ज़ाम्स को आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। तो इसके लिए जो है आप लोगों को सिंपली अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल करना है। उसके अंदर सिंपली रजिस्टर करके आप लोग इन कोर्सेज को परचेज़ कर सकते हो। और दोस्तों, जब आपसे रेफरल कोड पूछा जाए तो उसमें जो है आप लोग डिफेंस पॉइंट ज़रूर से डाल दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत धारा को मापने के लिए जो है इनमें से कौन सा उपकरण यूज़ में लिया जाता है छोटी विद्युत धारा को। ठीक है, तो जो छोटी विद्युत धारा होती है उनको मापने के लिए हम कौन सा जो है इनमें से यंत्र या फिर उपकरण जो है वो प्रयोग में लेते हैं, ये बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्फाइग्नोमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर देखिए कि एम्पियर ने जो है एक उपकरण का आविष्कार किया था जिसका नाम था गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और इस गैल्वेनोमीटर की सहायता से जो है हम लोग छोटी विद्युत धारा को मापते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैल्वेनोमीटर, जिसकी सहायता से छोटी विद्युत धारा को मापा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा आप लोगों के मैं दूसरे ऑप्शंस भी क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए कि एनीमोमीटर जो होता है इसके द्वारा हम लोग हवा की शक्ति को मापते हैं। ठीक है, और हाइग्रोमीटर जो होता है, ये हाइग्रोमापी जो होता है, इसके द्वारा यहाँ पे देखिए ये हाइग्रोमीटर होगा। ठीक है, हाइग्रोमीटर के द्वारा हम लोग आर्द्रता का मापन करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन आपके एसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत बल्बों के तंतु में सामान्यतः ये जो है किसके द्वारा बने होते हैं। तो हमारे घरों में जो विद्युत बल्ब लगे होते हैं उसका फिलामेंट जो होता है वो किसका बना हुआ होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर जो है आप सभी लोगों को पता होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए, तो विद्युत बल्बों के जो तंतु बनाए जाते हैं वो टंगस्टन के बने हुए होते हैं।
ठीक है। और विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि थॉमस एल्वा एडिसन ने जो है विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। और इसमें होता क्या है कि कांच का एक खोखला गोला होता है जिसमें कि एक टंगस्टन धातु जो होती है उसका फिलामेंट यानी कि तंतु बना हुआ होता है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक धातु के चालक का प्रतिरोध, ठीक है, इनमें से किसके समानुपाती या फिर व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं कि उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, या फिर उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, या लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होगा, या फिर जो है इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पर समझिए कि धातु के चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि चालक की लंबाई जब बढ़ेगी तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है, और जब लंबाई घटेगी तो चालक का प्रतिरोध भी घटता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, रामबाण साबित होने वाले हैं। तो इनको कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखते रहिएगा। और जैसा आप लोगों ने नाविक एग्ज़ाम के टाइम पे वीडियोस पे रिस्पॉन्स दिया था उसी तरीके से जो है आप लोग इनके ऊपर भी दीजिएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि वह प्रक्रिया जिससे कि हवा में मौजूद जल, वाष्प और तरल ये जो है वो पानी में बदल जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जल के गैसीय अवस्था से जो है तरल अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को जो है हम लोग बोलते हैं संघनन, ठीक है। और संघनन की प्रक्रिया से जो है ओस, कुहारा और जो कुहासा वगैरह होते हैं ये बादल बनते हैं, जिससे हम लोग सम्मिलित रूप से संघनन ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जब जल जमता है तो उसका घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर व्हेन इट्स फ्रीज। तो देखिए जब जल जमता है तो उसका घनत्व घटता है, ठीक है। यानी कि जब वाटर जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है, ठीक है। और जल का घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जमता है, ठीक है। और 4 डिग्री सेल्सियस तापमान से नीचे के तापमान पर जब जल को ठंडा करने पर जो है जल का आयतन बढ़ जाता है और घनत्व घट जाता है। तो ये पूरी बात है आप लोगों को याद रखनी है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है, सभी जगह पर एक समान रहता है, उसके भार के तुल्य होता है, या फिर पहाड़ों पर ज़्यादा होता है। तो देखिए कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान जो है वो उसके द्वारा घेरे हुए आयतन और घनत्व का मल्टीप्लाई यानी कि गुणनफल होता है। यानी कि अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो ये क्या होता है, m = v × d, ये बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो सब जगह पर एक समान रहता है, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिमेन्स सेम एवरीवेयर, यानी कि सब जगह पर जो है वो द्रव्यमान समान रहेगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि त्वरण क्या होता है, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो है क्या। ऑप्शंस दिए गए हैं बल का व्युत्क्रमानुपाती, मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती, मात्रा का समानुपाती, या फिर बल का समानुपाती। तो देखिए अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो हम लोग क्या जानते हैं, त्वरण क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि F = होता है m.a, ठीक है, ये होता है ना। अब यहाँ से देखिए A = क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जो है A = हो जाएगा F/m। तो यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ, तो इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि त्वरण जो है वो पिंड में लगे बल के समानुपाती तथा उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है और ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10,
यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आवेग जो है वो किसके तुल्य होता है, यानी कि व्हाट इज इम्पल्स इक्वल टू। ऑप्शंस दिए गए हैं संवेग में परिवर्तन, बल में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन या फिर चेंज इन एक्सेलरेशन। तो एक सिंपल चीज़ है, समझिएगा कि यांत्रिकी में जो है आवेश जो है वो आपके संवेग में परिवर्तन के समतुल्य होता है। ठीक है, संवेग में परिवर्तन के समतुल्य होता है। तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और आवेग जो है वो एक सदिश राशि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी एसआई यूनिट जो है वो क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन सेकंड होती है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है, तो इसकी गति जो है वो इनमें से कौन सी गति का एक उदाहरण है। ठीक है, तो कार जो है अगर सीधी सड़क पर गतिमान है तो ये जो है सरल रेखीय गति, ठीक है, यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। आई होप आप सभी लोगों को जो है इसका आंसर पता होगा। ठीक है, तो न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है उसके अकॉर्डिंग यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु के ऊपर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसको हम लोग सिंपली क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि यदि गति में रहते हुए घूर्णन की दूरी किसी वस्तु में जो है होकर गुजरती है तो उस गति को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं कक्षीय गति, वृत्तीय गति, घुमाव गति या फिर दोलन गति। तो देखिए, यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर के गुजरती है तो उसको हम लोग घुमाव गति बोलते हैं, यानी कि स्पिन मोशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति को बढ़ा दिया जाता है तो पिंड का जो वजन होगा उसके ऊपर इफेक्ट ये पड़ेगा कि वो घट जाएगा, यानी कि शरीर का वजन घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इट विल डिक्रीज। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। तो केपलर के प्रथम नियम के अनुसार जो है वो इसमें से कौन सा नियम जाना जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि केपलर ने जो है वो 3 नियम दिए थे। ठीक है, और केपलर का जो प्रथम नियम है वो क्या है, तो सभी ग्रहों की कक्षा जो है वो दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य जो है इस कक्षा के नाभिक यानी कि उसके फोकस पर होता है। तो यहाँ पे जो है हमारा पहला नियम जो था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि दीर्घवृत्त इलिप्स। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु का अधिकतम भार जो है वो किस स्थिति में होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके कोस्ट गार्ड के नाविक जेडी, डीबी और यांत्रिक एग्जाम में इस बार पूछा जा चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, तो देखिए कि किसी पिंड का अधिकतम भार जो है वो पृथ्वी के ध्रुवों पर रहता है। ठीक है, क्योंकि जी का मान जो है वो पृथ्वी की सतह से ऊपर यानी फिर नीचे जाने पर घटता है। तो जी का मान जो है वो न्यूनतम जो है विषुवत रेखा पर होता है। तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु का अधिकतम भार जो है वो पृथ्वी के ध्रुवों पर यानी कि पोल्स के ऊपर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार आप लोगों को करवा रखा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। तो बैरोमीटर की रीडिंग में जो है अचानक गिरावट आना ये किस चीज़ का प्रतीक है। ठीक है, तो जब बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाती है तो ये घोतक होता है तूफान का। ठीक है, यानी कि तेज़ तूफान आने वाला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रॉम। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि किस वैज्ञानिक ने जो है प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था, यानी कि विच साइंटिस्ट प्रपोज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। इसके साथ ही काफ़ी सारे डाउट भी आप लोगों के यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो देखिए कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था, क्रिश्चियन हाइगेंस। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है हमारा इसके लिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है वो हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अगर दूसरे ऑप्शंस की बात की जाए तो नील बोर के द्वारा दिया गया था परमाणु संरचना का सिद्धांत। ठीक है। और जो ऑप्शंस आपको थर्ड में दिया गया है जे थॉमसन, तो इनके बारे में आप लोगों को पता होगा कि इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है। और अगर माइकल फेराडे की बात की जाए तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि विद्युत अपघटन का जो नियम है वो माइकल फेराडे के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पर कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया, तो उसके लिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्रिश्चियन हाइगेंस। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन दिया गया है कि तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच में जो है इनमें से कौन सा संबंध उचित है। ठीक है। तो तरंग की आवृत्ति f और आवर्तकाल t के बीच में अगर संबंध की बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा f = 1/t। ठीक है। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ f × t = 1, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया के ऊपर आधारित होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं ताप नाभिकीय संलयन, भारी जल अभिक्रिया, ताप नाभिकीय विखंडन या फिर द्युत प्रजनक अभिक्रिया। ठीक है। तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के ऊपर आधारित होता है। और इस अभिक्रिया में जो है क्या होता है कि दो हल्के नाभिक जो होते हैं वो उच्च तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर पर जो है संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी जो है उसमें हल्के नाभिकों का संलयन ही है। ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों हमारे यहाँ पे 20 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे हर वीडियो में एक क्वेश्चन फॉर यू होता है, तो इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन है कि रेडार प्रणाली जो है उसमें उपयोग की जाने वाली तरंग कौन सी होती है, ये आपको बतानी है। ठीक है। तो रेडार प्रणाली में उपयोग की जाने वाली तरंगों के बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी, इंफ्रारेड, सूक्ष्म या फिर रेडियो। तो यहाँ पे आपका जो भी करेक्ट आंसर होता है वो आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यह वीडियो जो है यहीं पे पूरा होता है। आई होप आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट और पूरा ज़रूर से देखा होगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर तैयारी को कंटिन्यू रखना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो। ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।